हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी रईस में। मेरा नाम देवी सिंह है। तो हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। कल हमने 3 चैप्टर का टेस्ट ले लिया था, करीब उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन थे। और आज पूरा जो है बैंकिंग सिस्टम का टेस्ट हो जाए और इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, और देखो हाँ, दूसरी चीज़ ये हमारी सारी जो ये वीडियोस हैं, ये कंप्लीट वीडियो हमारे ऐप भटनेरा इसमें मिल जाएगा। दूसरी उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से आपको जैसे कि कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ और उसके साथ टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे मिलेंगी। उसका जो प्राइस है इस पूरे कोर्स का वो 750 रुपया है। आप पे करके इसको कंप्लीट आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम कल की तरह इसमें से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। और फिर इसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूति का प्रबंधन करती है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूति का नहीं। ठीक है। भारत सरकार कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती हैं। कोष पत्र अपने मुद्रित मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ठीक है। तो आंसर करो जल्दी से इसमें से। मैं आपको 5 सेकंड का हर एक सोचने का टाइम दूंगा। जैसे इसमें से ए और 2 है, बी में केवल 3 है, दूसरे सी में 2 और 3 है, और डी में 1 और 2 3 है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड का टाइम है, तो आप शुरू कर लो, जल्दी से करो आंसर। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई भारत सरकार बैंकों का बैंक है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे कल हमने किया था। तो भारत सरकार बैंकों का बैंक है, ये सरकार की भी बैंक है और राज्य सरकारों का भी बैंक है। तो भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ये प्रबंधन करती है, बिल्कुल करती है, जो प्रतिभूतियां होती हैं। और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भी प्रबंधन करती है। ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट यहां नहीं होने की वजह से ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाता है। फिर भारत सरकार कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती हैं। बिल्कुल सही है। अभी देखो, ये कोष पत्र ट्रेजरी बिल ना मैं आपको ये मनी मार्केट के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। कोष पत्र अपने मुद्रित मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो जी हाँ, ये जो है अपने बट्टे पे एट अ डिस्काउंट रेट। एट अ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो कोस्ट ट्रेजरी बिल होता है ऐसे जारी होते हैं बट्टे पर, मतलब एट अ डिस्काउंट। मान लो कि इसमें से ये 1000 रुपया लिखा है। ठीक है। इसमें वैल्यू मुद्रित है। तो आरबीआई कहेगी भारत सरकार के बिहाफ पे कि आप एक काम करो, हमें 800 रुपया दे दो और आपको ये 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल कोष पत्र मिल जाएगा। तो ये बट्टे पे, तो 200 रुपया क्या हो गया भाई? ये बट्टा हो गया। किसका? ये बैंकों के लिए। तो ये बट्टे पर जारी होते हैं। तो थर्ड, तो देखो 2 और 3 है कोई? हाँ जी हाँ, सी नंबर, राइट। तो इस वजह से सी सही है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कौन कौन बैंक किसके साथ साथ मर्ज हुआ। स्टेट बैंक के साथ उसके जो जितने भी सहयोगी बैंक थे वो मर्ज कर दिए गए हैं। तो जरा आंसर करने का आपके पास यहाँ भी 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द करो। उपर्युक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। आंसर जल्दी से करना है। चलो देखो, पहले पिछले दशक में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। लगातार वृद्धि नहीं हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए जो मूल यानी जो भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो मैंने 8 उसके सहयोगी बैंक, बीएमबी भारतीय महिला बैंक मैंने बताया था ना, बीएमबी, इनका सभी का विलय किया गया। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, अर्थात बी नंबर। बी नंबर सही है। आगे ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम इन इंडिया।
मैंने आपको बताया था कि इन जो ये है एटीएम किसके साथ है, यानी कौन इसको जोड़ता है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, ये राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और उसके साथ साथ है यानी डी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि इसमें से सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? आंसर करें। नंबर ए, राइट, भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन जोड़ता है। नंबर चौथा, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल भुगतान, मैंने बताया था ना यूपीआई भीम को मैंने पढ़ाया था। भीम ऐप का उपयोग करने वालों के लिए यह यूपीआई सक्षम खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट। जहां एक चिप, पिन, डेबिट कार्ड और प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, वहीं भीम ऐप के प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं। तो इसमें से आपको आंसर करना है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे साथ तो आप पढ़ ही लेते होंगे, है ना। बस आपको इसमें से ये बताना है कौन सही है कौन नहीं। ये इसमें से देखो, ये स्टेटमेंट है, इसमें से मात्र ए नंबर सही है। ठीक है, ओनली ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन था? जो लघु वित्तीय बैंक थे उनका क्या स्थापित करने का प्रयोजन था, जरा इसे देखो। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की आपूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें से उपर्युक्त में से कौन कथन सही है? 1 और 3, बी नंबर 2 और 3, सी नंबर 1 और 2 और डी नंबर 1 और 3। यानी देखो, इसमें से जो लघु वित्तीय बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, तो क्या क्या इनका उद्देश्य था भाई, क्या प्रयोजन था? कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति करना, ऋण देना, बिल्कुल राइट है। लघु और सीमांत यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जो है ऋण की आपूर्ति करना, ये भी सही है। लेकिन इसमें युवा उद्यमियों को विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना, ये नहीं शामिल था। 1 और 2 आंसर देखो, सी नंबर, आंसर सी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एकीकृत भुगतान अंतर पृष्ठ यानी यूपीआई को क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से किससे होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ठीक है, तो जरा इसमें से देखो कि सबसे, इसमें से ये कहा गया है कि यूपीआई को क्रियान्वित करने में इनमें से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो इसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे यूपीआई के अंतर्गत। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल। लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, बी नंबर। एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, सी नंबर। और निर्धन व्यक्तियों को उपादानों यानी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मैंने बताया था यूपीआई, और जब भी मैं पढ़ा रहा था कि भाई इसमें से मोबाइल वॉलेट होना आवश्यक नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यानी ए नंबर सही है। लगभग 2 दशक से पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि इसके लिए लिटरेसी की जरूरत होती है, जो कि बहुत कम है। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोग लिटरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो जरूरत है। तो इस वजह से बी नंबर गलत। एफडीआई के अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, क्या भारी वृद्धि होगी? एफडीआई में इसका क्या रोल है? तो नंबर सी भी गलत है। निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। जो निर्धन व्यक्ति हैं, तो भाई डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये हो जाएगा, न कि यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, तो डी नंबर गलत, इस वजह से मात्र ए नंबर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करती है। एनपीसीआई ने रुपे 1 कार्ड भुगतान की स्कीम प्रारंभ करी है। तो जल्दी से इसका भी आंसर करने का प्रयास करिए। जल्दी से, आपको 5 सेकंड का 7 सेकंड का टाइम है। इसमें से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। चलो, इसका आंसर है नंबर सी, नंबर सी। कैसे? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई,
पढ़ाया था ना। एनपीसीआई वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करती है, बिल्कुल करती है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वहीं एनपीसीआई ने एक रुपे कार्ड मैंने बताया था जारी किया, जो कि ये एक कार्ड भुगतान स्कीम प्रारंभ है, ठीक है, मतलब प्रारंभ की है। तो इस वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, इस वजह से आंसर सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय निवासियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। भुगतान बैंक जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। इसमें से आप देखो कि, और तीसरा नंबर, भुगतान बैंक ऋण देने जो कार्यकलाप नहीं कर सकते, यानी पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। तो इसमें से उपर्युक्त में से कौन सही है? 1 2 1 3 2 और 1 2 3। तो आंसर जल्दी से करने का प्रयास करो। चलो ये स्टेटमेंट देखो, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय निवासियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने की योग्य हैं। बिल्कुल राइट है, कब खुल सकते हैं। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। जो भुगतान बैंक हैं ये गलत है, ठीक है। भुगतान बैंक जो ऋण देने का कार्यकलाप नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। तो इस वजह से देखो, ये जहां क्रेडिट कार्ड जब ऋण नहीं देंगे तो जारी नहीं करते हैं, तो डेबिट कार्ड और चेक जारी करते हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड। तो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है। पेमेंट बैंक मैंने डिटेल से समझाया था, पढ़ाया था। तो इसका 1 और 3 देखो, कोई है बी नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, कोर बैंकिंग समाधान यानी कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह बैंकों की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा के कर सकने की सुविधा देता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह व्यावसायिक बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का उन पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करता है। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक परिसंपत्ति एनपीए वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। तो जल्दी से आप बताओ इसमें से कि कोर बैंकिंग का मतलब क्या था? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। इसमें से एक बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा के साथ कर सकने की सुविधा देता है। बिल्कुल राइट, स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है। यह व्यावसायिक बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का उन पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करता है, गलत। यह एक विस्तृत प्रक्रिया जिसके द्वारा विशाल अनर्जक बड़े जो एनपीए हैं वाले ऐसे अधिग्रहण दूसरे बैंक के द्वारा, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो है कोई ए नंबर, 9वीं का ए नंबर। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ लेना है। कई बार आपको बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे मान लो समाधान नहीं समझ आया तो कोर बैंकिंग सिस्टम या सॉल्यूशन पे तुरंत जाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वाला अगर नहीं हिंदी में समझ आए तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बांड योजना पढ़ाया था, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना यानी सॉवरेन मॉनेटरी, देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। तो इसका क्या उद्देश्य है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना, स्वर्ण और आभूषणों के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। स्टेटमेंट फर्स्ट केवल 1 2 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1 2 3। अब जरा देखो कि भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना, जो घरेलुओं के पास, भारतीय गृहस्थों के पास जो निष्क्रिय पड़ा सोना है, तो निष्क्रिय पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो मंदिरों में और घरों में पड़ा सोना था तो उसको अर्थव्यवस्था में लेके आना था। स्वर्ण और आभूषणों के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, मैंने समझाया था। स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, बिल्कुल ठीक है।
तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम थी, ये क्या करेगी कि ये जो है मतलब स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाएगी। क्यों? और जो है दूसरा, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़ा जो सोना है अर्थव्यवस्था में लाना, यानी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत जो घरों और मंदिरों में पड़ा सोना है, वो एक अकाउंट खुलवाया जाएगा। अकाउंट 3 प्रकार का होगा और उस अकाउंट में जमा करवाए, जो कि मैंने डिटेल से समझाया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने 10 देखा डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 11, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देती है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? ध्यान से सुनना। सांविधिक नकदी अनुपात यानी एसएलआर की बात हो रही है कि देखो, अगर एसएलआर 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाता है तो क्या असर देखने को मिलेगा? क्यों? असर ये होगा कि अगर एसएलआर को कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, बैंक ज्यादा पैसा देने में सक्षम हो जाना चाहिए। तो जरा देखो, कोई ऐसा स्टेटमेंट है क्या? भारत की जीडीपी विकास दर में तेजी से बढ़ेगी? नो सर, तेजी से नहीं बढ़ेगी। असर तो होगा, बढ़ेगी, लेकिन तेजी से नहीं बढ़ेगी कि बहुत तेजी से एकदम रैपिडली भागने लगे। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश और पूंजी लाएंगे? देखो, बिल्कुल इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देते हैं और इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में तेजी से कमी आ सकती है। अब आपको इसमें से आंसर करना है और जल्दी से बताइए, आपके पास पूरा टाइम है। मैंने डिटेल से समझाया था कि एक्चुअल में है क्या। पहले देख भी तो लो थोड़ा सा। देखो, भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से बढ़ेगी, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश और अधिक पूंजी लाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देते हैं। उधार देने की दर, देखो यहाँ ये घट रहा है, कम हो रहा है, तो उधार देने की जो दर है ये बढ़ जाएगी, ना कि घट जाएगी। तो अनुसूचित बैंक अपने उधार देने की दर को जो है, अच्छा एक मिनट, दर है, जरा पॉइंट को फोकस करो, तो सी नंबर सही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों दर घट रही है? यहाँ पे दर लिखा है, देखो उधार देने की दर है, क्योंकि सस्ता हो जाएगा ना भाई। अगर मान लो ऐसे समझो कि 18% एसएलआर है, 18%, अब यही घट के ये 50 मतलब 50 बेसिस पॉइंट तो 17.5 हो गया। तो अब बैंकों के पास भाई 0.5% पैसा अतिरिक्त बचेगा, तो बैंक जो है लोगों को जो पैसा देंगे तो उसकी जो दर है इंटरेस्ट वो घटा देंगे, और यही सी नंबर कह रहा है। सी नंबर यही कह रहा है। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में तेजी से कमी आएगी? नहीं सर, तो मात्र इसका आंसर सी है, यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कट देयर द लेंडिंग रेट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12, समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है? जरा बताइए। जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां विकसित करने का प्रयास करता है। बी नंबर, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों को सामना करने, सामर्थ्य को उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है, ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर जो है ग्रीन हरित रसायनों का प्रयोग कर सके। ठीक है, हानि रहित, हानि रहित। अब जरा देखो बेसल थर्ड, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैंने बेसल नॉर्म्स जो बताए थे इन तीनों को बताया था। ठीक है, पहले बेसल फर्स्ट बताया, फिर बेसल सेकेंड में तीनों टीयर बताए मैंने, और बेसल थर्ड भी समझाया। तो ये भाई बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है, जो कि यह रिस्क फैक्टर को कम करता है और उसका मैनेजमेंट देखता है। तो बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने और सामर्थ्य को उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। तो स्टेटमेंट जो है बी सही है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? बैंक साथी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। बैंक साथी जब मैं वित्तीय समावेशन पढ़ा रहा था,
वित्तीय समावेशन, बैंक साथी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ही एक मान लो पॉइंट मैंने समझाया था कि भाई जो बैंकों में अब ने बैंक साथी की कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। बैंक साथी का मतलब कि ये एक, जैसे कि इसमें देख लो खुद ही आइडिया लग जाएगा, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपनी सहायकी और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। स्टेटमेंट ओनली ए बी, ना तो एक और ना ही, मतलब एक और बी दोनों, और ना ही तो एक और ना ही दो। जरा देखो कि बैंक साथी का कॉन्सेप्ट है, देखो लाभार्थियों को अपने गांव में अपनी सहायकी और लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा लाभ मतलब लाभ कराने योग्य बनाती है। तो सामाजिक सुरक्षा यानी जो लाभार्थी हैं तो इनको सबसे मतलब सहायकी और सामाजिक सुरक्षा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने और आहरण करने की योग्य बनाती है। नहीं सर, ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली, तो नंबर 1 एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? जो है ग्रामीण परिवार, तो ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? अब सीधी ऋण सुविधा कौन कौन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, जो कि नाबार्ड की बात हो रही है, और नाबार्ड के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, याद होगा, पढ़ाया था, सब देख लो कुछ भी। और ये लास्ट ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन है, मैं अगेन बोल रहा हूं। और ऐसा क्या है बताओ, उतने तब तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया बीच में जो मैंने ना पढ़ाया हो? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो जैसे नाबार्ड आपने देखा, भूमि विकास बैंक, तो नाबार्ड जो है जो ग्रामीण परिवारों में ये किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं देता, ये रीफाइनेंस एजेंसी है भाई। ये जो कृषि क्षेत्र में जो बैंक या छोटे छोटे वित्तीय संस्थान पैसा देते हैं तो उनको नाबार्ड पैसा देता है, ना ही डायरेक्टली किसान परिवारों को। तो स्टेटमेंट दूसरा तो पहले से ही गलत हो गया। रीजनल रूरल बैंक का जो 2 अक्टूबर 1975 में पहले 4 राज्यों में 5 जगह इसकी स्थापना मतलब है ये खोले गए, और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जो ग्रामीण परिवार हैं उनको ऋण देना और उनको साहूकारों के शोषण से बचाना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। भूमि विकास बैंक बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 1 और 3 देखो है कोई सी नंबर, 14वीं का सी नंबर, ओके। चलो 15वें का देखो, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य क्या है? यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो रही है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग याद आ रहा है? मैंने 2 चीज बताई थी, एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बताई थी, एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बताया था। तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य क्या है? किसको ऋण देने से है? तो मैंने इसमें 8 क्षेत्र बताए थे और उसके बाद भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। 4 और क्षेत्र जो जोड़े गए थे। तो कृषि बिल्कुल राइट है, छोटे और लघु और छोटे उद्यम बिल्कुल, यानी स्मॉल माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तीसरा बीकर सेक्शन यानी एससी एसटी और माइनॉरिटीज ग्रुप, तो बीकर सेक्शंस में आ जाते हैं। तो इसमें से एक भी सही, बी भी सही, सी भी, तो उपर्युक्त डी नंबर। तो इसमें से आंसर इसका क्या होगा भाई? डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में और भी क्षेत्र बताए थे, मैंने कहा था ना कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। चलो इस बार मजा तो तब आएगा जब आप यूपीएससी दे के आएंगे और कहेंगे कि सर सब आपके क्लासेस से पढ़ाया हुआ आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? ठीक है, अब देखो, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करो, 1 4 2 3 4 1 2 और डी नंबर 1 2 3 4। इसका आंसर डी होगा भाई। देखो
भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है परिसंपत्तियों की तरलता में आपको, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि तरलता लिक्विडिटी कितनी होगी, ये सब वहीं से डिसाइड होता है एक तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं उनको कट डाउन करके या उनको बढ़ा करके, ठीक है। वहीं शाखा विस्तार, बिल्कुल शाखा विस्तार, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई कोई भी बैंक, जब शेड्यूल बैंक के बारे में मैं समझाया आपको, तो उसमें बताया कि भाई जब शाखा विस्तार आप कैसे कर सकते हो, आप 1/4 शाखाएं, आपको अगर आप शाखा खोलोगे तो 1/4 जो शाखाएं हैं आपको ग्रामीण एरिया में खोल सकते हो। तो इसको कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, क्योंकि शाखा विस्तार के लिए आरबीआई गाइडलाइन, मतलब जो है लाइसेंस के लिए आरबीआई गाइडलाइन देता है और उसी के अंतर्गत शाखा विस्तार ब्रांचेस को एक्सपेंड करने का भी वो होता है। बैंकों का विलय, बिल्कुल, जब मैंने आपको तीन चार चीज और बताई थी जो कुछ है, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था कि मान लो एक 3 श्रेणी बनाई जाती है पहले बैंक को, फिर पहली श्रेणी में, फर्स्ट श्रेणी में डाला जाता है बैंकों में, अगर हेल्थ में सुधार आता है तो ठीक है, नहीं उससे सेकंड श्रेणी में डाला जाता है, और फिर थर्ड श्रेणी में अगर तब भी सुधार नहीं आता है तो बैंकों का मर्जर किया जाता है या ब्रांचेस खत्म कर दी जाती हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 भी सही है, 3 भी सही है। बैंकों का समापन मैंने बताया भाई कि समाप्त भी कर दिया जा सकता है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर डी नंबर सही है, 1 2 3 4 सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, लीड बैंक योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए विशिष्ट जिले को अपनाएं और सभी बैंक अपने पास जमा राशि को जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। लीड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? कल की भी मैंने शायद ये क्वेश्चन आया था लीड बैंक का, तो मैंने बताया था कि भाई जिले में उस बैंक जो गोद ले लेता है तो उसको जो है तो विकास की प्रक्रिया सारी चीजें वो देखता है, मतलब ये मैनेज करता है। ये लीड बैंक उस जिले को पूरी तरीके से गोद ले लेता है जिस जिले में जिस बैंक की उस जिले में सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। तो विशिष्ट यानी प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए विशिष्ट जिले को अपनाते हैं, बिल्कुल गोद ले लेते हैं, राइट। तो आंसर इसका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के तौर पे कार्य करता है और इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सा है? अब देखो जरा इनमें से कौन सा सही है कोड। तो देखो, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा राशि संचित रखते हैं, बिल्कुल। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी राइट। आरबीआई मौद्रिक विषयों पर वाणिज्यिक बैंक को परामर्श देता है, आरबीआई मौद्रिक विषयों पर वाणिज्यिक बैंक को परामर्श देता है। इसका जो आंसर है भाई डी नंबर है। क्यों? देखो आरबीआई जो है ना बैंकों के लिए बैंकों के लिए बैंकरों का कार्य करता है, बैंकों का कार्य करता है, बैंकों का बैंक होता है, और ये आरबीआई जो है ये हर तरीके से दिशा निर्देश जारी करता है। मैंने आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बताई थी और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यार मान लो बैंकों के पास, आरबीआई के पास अपनी जमा राशि, बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा है तो आरबीआई के पास जमा वो कर सकते हैं। तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट याद होगा, रिवर्स रेपो रेट है। मतलब इसको आप एक तरीके से दूसरे साधारण शब्दों में कह सकते हो कि आरबीआई को बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है, या फिर ऐसा कह लो कि आरबीआई जो है आरबीआई के पास जो बैंकों के पास संचित निधि है, संचित पैसा है, संचित राशि है, वो आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं। इसको ही ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, तो भाई बैंक रेट जो कि अब वो उसका मीन बदल गया है। फिर मैंने रेपो रेट भी बताया था कि अगर आपको पैसे की शॉर्ट टर्म की जरूरत है तो बैंकों के आरबीआई के पास जाइए बैंक और उसको देते हैं, ठीक है। रेपो रेट में मैंने आपको ओवरनाइट रेपो रेट और टर्म मनी बताई थी डिटेल में कि अगर भाई आपको 24 घंटे के लिए पैसे की जरूरत होती है तो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत प्राप्त करते हो। अगर मान लो कि आपको पैसे की मान लीजिए उसमें 24 घंटे से अधिक की जरूरत है तो उसे टर्म रेपो के अंतर्गत प्राप्त करते हो। आरबीआई मौद्रिक विषयों पर वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देती है, बिल्कुल देती है कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से तीनों सही है, डी नंबर। ओके, ये पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा आपको। चलो भाई, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण, टीजर लोन, बताया था कि ये लोक लुभावना ऋण होता है और पहले इसका जो ब्याज होता है बहुत कम होता है, बाद में आप देखोगे कि इसका ब्याज बहुत हाइक कर दिया जाता है।
तो लोक लुभावन ऋण टीजर लोन अधोमुख यानी ऋणों सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझा जाता है और यह बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी और उसका निर्यात इकाइयों स्थापित करने के संबंधी दिए जाते हैं। आपके पास वही 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसे करके दिखाइए। बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अब तक जो मैंने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया हो। जितनी पॉसिबिलिटीज थी 0 से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक मैंने पूरा डिस्कस किया है। और बताइए ऐसा कुछ। तो इसमें लोक लुभावना ऋण में क्या था कि भाई जो लोक लुभावना ऋण है टीजर लोन, ये सब प्राइम का ही एक रूप समझा जाता है और बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, इस ऋण के बारे में ऑलरेडी बताया था लेकिन सुन लो। ये ऋण एक्चुअल में पहले लोक लुभावना तो इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, एक निश्चित टाइम बाद इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक हो जाता है। तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर भविष्य में ये डर रहता है कि आपको ऋण ना चुकाए जो व्यक्ति ऋण लेके गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल राइट है। टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी और निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। भाई ये तो टीजर लोन भारत में बैन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो दूसरा गलत, स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट राइट। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ अ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, यानी भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि और सहबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? जल्दी से आंसर करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, मुझे पक्का पता है ज्यादा दिमाग, इस क्वेश्चन को आप पक्का गलत करोगे और मैंने समझाया भी था लेकिन आप गलत करोगे। चलो जल्दी से आंसर करो, आपके पास टाइम है। वाणिज्यिक बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और जो है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की। तो सबसे अधिक बताइए जरा। आंसर इसका वाणिज्यिक बैंक है। मुझे पता है कुछ बच्चे आरआरबीज को लगाएंगे, फिर कुछ बच्चे कोऑपरेटिव को भी लगाएंगे, फिर कुछ, लेकिन इसका आंसर वाणिज्यिक बैंक है। भाई वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में जो ऋण का जो प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण देना था 40%, इसमें से इस 40% का 18% तो मात्र इसी क्षेत्र में देना है भाई, इसी क्षेत्र में देना है। तो इस वजह से ये वाणिज्यिक बैंक क्या है, राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा। सूक्ष्म वित्त निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है और यह सेवाएं उपभोक्ताओं और रोजगार से जुटे जो व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वे हैं क्या क्या? अब जैसे कि सूक्ष्म वित्त निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। ठीक है, यह सेवाएं उपभोक्ता और स्वरोजगार से जुटे व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं, ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। जल्दी से आंसर करिए आप। तो इसमें से इसका आंसर है भाई देखो, ऋण सुविधाएं भी, बचत सुविधाएं भी, बीमा सुविधाएं भी, निधि अंतरण सुविधाएं यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो 1 2 3 4, इस वजह से इसका आंसर डी है। ठीक है, अगेन इसको अगर हिंदी में ना समझ आया हो तो देखो, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप, thus include both the consumer and self-employed, the service rendered under the microfinance are so credit facilities and saving facilities, insurance facilities and fund transfer facilities। इसमें से आंसर वही टी नंबर। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकता है,
यह बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये पहली बात तो इसका, अब देखो कौन कथन सही है। बिल्कुल, यह सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में, ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ये गलत है, ले सकता है। यह बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 सही है, मतलब बी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? अब देखो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ठीक है, भारतीय बैंक संघ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सी नंबर, भारतीय बैंक संघ, इंडियन एसोसिएशन, बैंक एसोसिएशन। ओके, तो सी नंबर। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था, कल ही परसों के दिन समझाया था कि भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी कहाँ गया, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अंतिम आदेश और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। जरा यहाँ पे फोकस करो, क्या कह रहा है कि कौन सही नहीं है। अब जरा करो आप इसे, कौन सही नहीं है, तो जल्दी से आंसर करो कि कौन सही नहीं है। देखो, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, और उनकी मतलब जो उनकी समस्या होती है वो भी सुनता है, बिल्कुल सुनता है। बी नंबर भी, तो बी नंबर भी आप यहाँ पे देखिए, तो ये भी सही है ना। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। नो सर, अंतिम नहीं और बाध्यकारी नहीं होता है। तो डी, सी नंबर गलत है यहाँ पे, और यही पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो इस वजह से सी नंबर। बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी दी गई सेवाएं सभी निःशुल्क होती हैं, तो आंसर इसका क्या होगा भाई, सी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये गलत है और यही पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब भारत के संदर्भ में बैंकों पर मतलब विचार करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना, निम्नलिखित में से किनको भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों में से माना जा सकता है? अब जरा इसे समझो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, क्षेत्रीय बैंकों का गठन, बिल्कुल सही है, और बैंक शाखाओं द्वारा जो है गांव को अपनाना, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 2 3 सही होना चाहिए, मतलब डी नंबर देखो। ठीक है, अरे भाई वित्तीय समावेशन, लोगों को वित्तीय व्यवस्था से ज्यादा जोड़ना है। तो जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसीलिए तो किया गया था कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सरकार के हाथ में बैंक आ जाएंगे, तो ज्यादा इफिशियंट बेहतर सर्विस दे सकेंगे, और जो लोगों के पैसे के डूबने के चांसेस भी कम रहेंगे। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन की अगर हम बात करते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन भी वित्तीय समावेशन का ही। वहीं बैंक शाखाओं के द्वारा जो है गांव को अपनाना, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इस वजह से डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है क्या क्या? आप देखो जरा, ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, वसीयतों के लिए निष्पादन और न्यासी के तौर पर कार्य करना। इसमें से केवल एक सही, दो सही, एक और दो सही, और ना ही एक और ना ही दो सही। यानी देखो भाई, वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या है, बिल्कुल ग्राहकों की ओर से शेयरों की खरीद प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, बिल्कुल राइट है। वसीयतों के लिए निष्पादक और न्यासी के तौर पे, ट्रस्ट के तौर पे कार्य करना, स्टेटमेंट मतलब दो भी सही है, यानी सी नंबर सही है इसका आंसर, राइट। कौन सा? सी नंबर, बोथ। चलो 27 नंबर, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण,
भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ। जल्दी से आंसर करो कि पहली घटना सबसे सर्वप्रथम कौन सी हुई। मैं बता दूं, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1900। जल्दी से, टाइम है, जब तक आप करो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है ना। तो 1972 भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, तो राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक का 1955। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ये टाइम पीरियड है। अब देख लो पहली कौन शुरू हुई, ये तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949, राइट। तो इस वजह से पहली घटना से पढ़ाया था। इसमें से मैंने, देखो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे, 5 ईयर प्लान में अभी पढ़ाऊंगा जब भारत में नियोजन बताऊंगा तो सारे 5 ईयर प्लान बताऊंगा, लेकिन सामान्यतः आपको ये तो पता ही होगा कि भाई तो 51 से शुरू हुआ, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, जो कि मैंने पूरा डिटेल में, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट में ये भारतीय स्टेट बैंक 1955 में बनाया जाता है। जो बीमा कंपनियों का जो नेशनलाइजेशन 1972, जो कि मैं आगे आपको कैपिटल मार्केट में समझाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से ये है 49 में, और इसे तो समझा ही था भाई, है ना। ओके, चलो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल्दी से विचार करना है ये जो निम्नलिखित युग्मों पर, और फिर आंसर करना है जल्दी से। मैं अभी सभी का वेट कर रहा हूं, जल्दी से सही करो इसे। एनबीएन एमरो बैंक नीदरलैंड में, कहाँ भाई, नीदरलैंड की बैंक है ये, ठीक है। बारक्लेज बैंक यूके, बिल्कुल राइट, तो ये सही होना चाहिए। ड्यूस बैंक जर्मनी, ना कि जापान, जर्मनी। तो मात्र बी नंबर, देखो बी है कहीं, हाँ मैंने डाइची बैंक बताया था ना, वही लिखा है ड्यूसे बैंक या डाइची बैंक, तो स्पेलिंग देख लिया करो। ये जर्मनी की बैंक थी। जब मैं बैंक पढ़ा रहा था तो कुछ बैंक बताया था ना, तो ये जर्मनी की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ जो बैंक बताए थे याद होगा, याद आ रहा होगा, ये जो एबीएन एमरो बैंक है ना, ये नीदरलैंड और ये यूके की ही है, बार्कलेज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। नगर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से, और किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता की मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। कितना आसान है, मतलब ये ना कोई भी जो पढ़ा भी नहीं होगा इसे लगा देगा, उसे पता भी नहीं होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, तब भी लगा देगा, ठीक है। देखो नगर विमानन से नहीं संबंधित है भाई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये रिस्क फैक्टर को मेंटेन करता है, कि मान लो कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब ये है कि बैंकों को अपने लाभ वाले हिस्से से कुछ हटा करके, जो भी आपने जितने प्रतिशत आसपास ऋण दे रखा है उसमें से कुछ राशि उन्हें अलग निकाल के रखनी पड़ती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित। और जब मैं कब बताया था सी यार, जब मैं बेसल थर्ड पढ़ा रहा था, बेसल नॉर्म्स पढ़ा रहा था, है ना। तो इस वजह से डी नंबर। अब ये बताओ, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से कौन सी बॉडी है, ठीक है। और नगर विमानन की सुरक्षा से लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए कौन सी बॉडी है, साइबर अपराधों के लिए प्रतिकूल उपायों के लिए, तो ये आपको आंसर करना है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के तौर पे स्थापित है। आंसर करो। भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम। बहुत आसान सा है, पढ़ाया था। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तारापुर समिति याद आ रहा है, तारापुर समिति में से किस एक से संबंधित थी।
इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जो आर्थिक मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, SEZ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से, विदेशी मुद्रा भंडार से, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव से। जल्दी से बताओ, और मैं एक तो बता दिया है एक तरीके से, तो अगर इसमें कट कर दिया है तो अब जल्दी से आपको 5 सेकंड का टाइम है। बहुत सिंपल सा, तारापुर समिति याद है, कल मैंने पहले समझाया आपको, और पूरी जो समिति है वो भी लास्ट वाले लेक्चर में बैंकिंग सिस्टम में जो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से तारापुर समिति संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय बैंकों में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो जल्दी से आंसर करो और बताओ कि कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ठीक है। कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, विजया बैंक, जल्दी से बताइए। फेडरल बैंक, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों का धारणीय संचरण पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ये पता है किसकी बात कर रहा है? S4A स्कीम। S4A मैंने समझाया था, 5:25 स्कीम, S4A स्कीम, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, SDR, याद आ रहा होगा। और मैंने बोला था कि अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है S4A स्कीम से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इनको ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसमें से जो 23rd है, क्या है कि यह सरकार के द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकी कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। अब इसे समाप्त कर दिया गया S4A स्कीम को। यह सरकार के द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। तो जल्दी से आंसर करिए, और मैं आपको यहाँ पे S4A दिखा दूं, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आया होगा, है ना। यहाँ देखो, which one of the following statement best describe the terms scheme for sustainable? S एक ये हो गया, एक ये हो गया सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरिंग एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। तो 4 S हो गए, तो S4 और ये एसेट्स, तो इस वजह से S4A। अभी किससे संबंधित है भाई? तो यह देखो, ये स्कीम थी एक तरीके से ऋण को पुनर्संरचना के लिए, तो वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संचरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। नंबर बी, दिस इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? जरा बताओ, क्या कह रहा है? भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात, अच्छा है, मतलब ये है। पहले आंसर करना, भारतीय उधारकर्ता द्वारा रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड पर जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। यानी देखो, इसमें से फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, और encouraging Indian borrowers to issue rupees denominated masala bond, and the curbing import of non-essential goods and the promoting exports। अब आंसर करो इसमें से, ध्यान से सुनना। संभावित उपाय नहीं है, तो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात करना, प्रोत्साहन करना, ये एक संभावित उपाय है। भारतीय उधारकर्ताओं पर जो है रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करके प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये है,
ठीक है, तो इससे गिरावट रुकेगी। अब देखो भाई, गिरावट कैसे रुकेगी कि अब मान लो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और अगर निर्यात पर प्रोत्साहन किया जाए, तो आयात पे तो नियंत्रण किया जा रहा है और निर्यात पे प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो हमसे लोग चीजों को लेके जाएंगे और आयात पे हम प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो इस वजह से इसकी जो भारतीय रुपए की गिरावट है रुकने लगेगी। ठीक है, इसके साथ भारतीय उधारकर्ताओं पर जो रुपए पर मूल्य के मसाला बांड जारी करके प्रोत्साहित करना बिल्कुल राइट है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी रुपए आ सके और काउंटर कर सके गिरावट को। ठीक है, लेकिन एक जो ये प्रसरणशील यानी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका अनुसरण करना, तो यही नहीं है भाई, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के तौर पे जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि, अब आंसर करना है आपको कि इसका आंसर क्या है। वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत से भंडारित किए जाएं। वे सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ो, देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Reserve Bank of India recent directives relating to storage of payment data, popularly known as a data dictate, जैसे क्या है, डेटा डिक्टेक्ट। ठीक है, तो डेटा डिक्टेक्ट command the payment system providers that they shall ensure that the entire data relating to payment system operated by the theme are the stored in the system only in India. They shall ensure that the systems are owned the operated by the public sector enterprises, or they shall submit the consolidation system audit report to the Controller and Auditor General of India by the end of the calendar year. ये भी गलत, मात्र ए नंबर सही है, मात्र ए नंबर सही है। ठीक है, जब मैं करंट पढ़ाऊंगा ना, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये से पढ़ाऊंगा, इसे नहीं मैंने पढ़ाया है। ओके, चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है? तो जल्दी से आंसर करो कि भारत सरकार के राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भारत को कम करना, मतलब भार को कम करना, नॉट भारत, भार को कम करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक परियोजनाओं को सबल प्रदान करना, इसमें से 50 करोड़ रुपए या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के तौर पर कार्य करना। डी है 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियां एस्ट्रेस्ड एसेट जो संघ सहकारी उधारी और कंसोर्टियम्स लेंडिंग के अंतर्गत तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखती है। तो पहले तो आपको इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये मैं आपको करंट में पढ़ा दूंगा। इसका हम करंट का एक मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत वही 7, 8, 10 वीडियो होगा, वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो करंट का है ये, देखो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ये है ना, जो 50 करोड़ या इससे अधिक दबाव युक्त परिसंपत्ति स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, इसको सह संघ उधारी कंसोर्टियम्स लेंडिंग के अंतर्गत तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना है। तो इस वजह से इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? और जब मैंने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा रहा था, तो जरा बताओ मैंने क्या बताया था? मिशन इंद्रधनुष जब पढ़ा रहा था, वहीं से एक क्वेश्चन है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। कौन करता है भाई? बैंक बोर्ड ब्यूरो। भारत, अगला क्वेश्चन है 38, भारत में किसी भी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?
ठीक है, तो जरा बताओ वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों में क्या शामिल नहीं है? अग्रिम शामिल है, निवेश शामिल है, जमा और जमा और मांग और अल्प सूचना मुद्रा, इसमें जमा शामिल नहीं है, डिपॉजिट शामिल नहीं है, एडवांस शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट शामिल हैं और मनी और कॉल शॉर्ट मनी ये शामिल हैं, लेकिन जमा शामिल नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? नगद आरक्षी कैश रिजर्व रेशियो अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो मनी यानी मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर किस पे बढ़ता है? तो भाई जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, तभी मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। राइट, बताया था मैंने कल, शायद कल भी एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। बैड बैंक जो है हाल ही में समाचारों में रहा और संबंधित, ये किससे संबंधित है? सॉरी, एक नई बैंक जो कि वर्तमान में उपस्थित बैंकों के विलय से निर्मित की जाएगी। समानांतर अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए एक नियामकीय संस्था, बैंकों के एनपीए के समाधान हेतु एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और चुनावी बांड योजना निम्नलिखित में निर्मित एक बैंक। चलो जल्दी से बताओ और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करो। मैंने बैड बैंक, पहले तो मैंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बताई थी, फिर मैंने बैड बैंक बताया था, बैड बैंक जो कि बैड लोन का समाधान की बात करता है, और फिर मैंने पारा बताया था, पारा। ये तीनों एक ही चीज से संबंधित हैं। अब बताओ, तो बैंकों का जो एनपीए के समाधान हेतु एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्मित करना, इसका आंसर सी सही है। क्या सही है भाई? इसका आंसर सी सही है। अब समझ में आया? तो 40 क्वेश्चन हमने बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत कर लिए हैं। अब आप कोई भी बैंकिंग सिस्टम में बस कुछ करंट की चीजें जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ऐड करना है, जो कि करंट में करवा दूंगा। बाकी का उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका चैप्टर जो है क्लोज हुआ, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। अब आगे हम ना जो मनी मार्केट जो है, कल मनी मार्केट पढ़ाऊंगा, और मनी मार्केट के बाद फिर मैं कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट इसी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। अपना अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके।